वेल गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स को। ये हमारा सब्जेक्ट एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है, यूनिट फर्स्ट। आज किसी हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, देन वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट के अलग अलग टाइप्स, ब्लॉग्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स ऑफ टुडे सो दैट यू कैन बी फैमिलियर विद दैट। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डिजिटल मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह को देखेंगे। देन डिजिटल मार्केटिंग, देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में मेन डिफरेंस क्या होता है। एंड इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रिटेंशन किसको बोलते हैं, और साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। और उसके बाद में हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे, वेबसाइट टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स के बाद में हम लोग सबसे मेन आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कि डोमेन और वेब होस्टिंग क्या होती है। डोमेन और वेब होस्टिंग को देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम लोग दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है दोस्तों, इसको भी देखेंगे, इसको किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। एंड प्लगइन्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए यूनिट फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों, आपको सभी पता होगा कि जो आप लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, कि मार्केटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, टू बी वेरी शॉर्ट, कि प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट का क्या करना, प्रमोशन करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसको सेल करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने सर्विसेज को सेल करना, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते थे ना, जो भी मार्केटिंग के अंदर जो भी सारी चीज़ें देखते थे, सेम सारी चीज़ें हमारी डिजिटल वे में यूज़ होती है। यानी कि मार्केटिंग में अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, टू बी वेरी शॉर्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, अपनी सर्विसेज का प्रमोशन करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और अगर हम इसी को डिजिटल वे में अगर हम इसको साथ में लगा देते हैं, डिजिटल अगर हम वर्ड लगा देते हैं, तो अभी तक हम मार्केटिंग कैसे करते थे, ट्रेडिशनल वे में करते थे। अपनी प्रमोशन किस तरीके से करते थे प्रोडक्ट का, ट्रेडिशनल वे में करते थे। बट अगर आज के समय में हम थोड़ा सा डिजिटल तौर पर आ जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और इंटरनेट का यूज़ करें, तो डिजिटल वे ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जस्ट वेरी सिंपल, ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो आज के समय में क्या है, हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग वेबसाइट्स हैं। देखो, वेबसाइट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल के अलग अलग एप्लीकेशंस हो गए। इनके थ्रू आप देखते हो कि बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर भी देखो तो बहुत सारे ऐड हो गए, फेसबुक के ऊपर जाओ उसके ऊपर भी आपको कई सारे एड्स वगैरह दिखेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो आज के समय में जो कंज्यूमर है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ऑनलाइन स्पेंड करता है ना। जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग बिना 2-4 दिन भी छोड़ो, एक दिन भी बिना इंटरनेट के अगर रहते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा वो लगने लगता है कि आज कुछ अधूरा सा है ना। तो इस तरीके से यानी कि क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट की हेल्प से हमको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन के बिना हम आज के टाइम पे अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यानी कि आज के समय में जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है, यानी कि हम सभी लोग जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, तो ये सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं। और जब जहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो वहाँ पर से क्या होगा कि अब हम और आप में भी जाना चाहते हो बहुत, और बाहर जाकर के शॉपिंग करना चाहते हो, प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते, वो अपने घर पर ही अपने होम डिलीवरी यानी कि घर से ही सामान मंगवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसके अलावा देखो नए अलग अलग ऐप्स आ रहे हैं, जैसे ब्लिंकिट वगैरह। तो सभी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, इसमें आप सभी चीज़ों को इंक्लूड करके देख सकते हो। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग। इसको हम लोग, आप डिजिटल मार्केटिंग बोलो या फिर आप इसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोल लो, इंटरनेट मार्केटिंग बोलो या फिर आपको वेब मार्केटिंग बोलो, सब सारी चीज़ें सेम है। सो बिकॉज हेयर इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन आर यूज। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। जैसे आप सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, ये ले लो। ईमेल्स के माध्यम से भी आपकी मार्केटिंग की जाती है। आप देखोगे ईमेल, आपके पास में कई सारे ब्रांड्स के अलग अलग ईमेल्स वगैरह आते हैं। एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग होती है ना। और एसएमएस के अंदर बाद में हमारा एसईओ आता है, जिसको अभी हम लोग सेकंड यूनिट पर पढ़ेंगे। और एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको अभी हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ये है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आप इतना ध्यान रखो कि डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट व्हाट, कि डिजिटल वे ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हम लोगों को कौन कौन सी टूल्स का यूज़ करते हैं, वेबसाइट, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, इन सभी एग्जाम्पल्स को याद रखो और अपने
अपनी तरफ से ओन अपने खुद भी एग्जाम्पल्स वगैरह को फ्रेम कर सकते हो। सो इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इससे कंज्यूमर है और जो सेलर है, यानी कि जो बायर है और जो सेलर है, आपस में दोनों लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ऑनलाइन हमको लोगों को अगर कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँचा, हम आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कि कितने दिन में हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, अब कहाँ है, अब क्या कर रहा है, अब कहाँ कौन सी प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हम, यानी कि कोई हमको प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती तो हम डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। अपने फ्लिपकार्ट वगैरह यानी कहीं पर शॉपिंग करी होगी तो आप देखते होगे कि आप कहीं कस्टमर केयर में आप कॉल करते होगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कस्टमर केयर आपको कॉल करता है। सो दैट मीन्स की 2 वे कम्युनिकेशन। देन टारगेटिंग ऑफ वन, टारगेटिंग ऑफ वन का क्या मतलब है कि जिसको हम चाहते हैं उसी को टारगेट करना। आप देखते होगे, जैसे इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल दें तो हम लोग देखते हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कई सारे आपके एड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि सेक्स के कुछ एक प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में जो भी होते हैं वो उनका प्रमोशन किया जाता है ना। पेपर वगैरह में देखो जो कि बच्चों के सामने आता है तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें आपको उतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आपके अगर मम्मी पापा के सामने या फिर बड़े बुजुर्गों के सामने, बच्चों के सामने इस तरीके के प्रोडक्ट अगर दिखाई पड़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर मैगजीन्स वगैरह में, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील होता है। तो यानी कि वो टारगेट किसी और को करना चाहते हैं। वो टारगेट किसको करना चाहते हैं? वो कपल्स को और पार्टनर्स को टारगेट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर सभी लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुँचाया जा रहा है, सभी लोगों के सामने वो उस तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं वो नज़र आते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो हम केवल उन्हीं टारगेटेड ऑडियंस को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे जहां पर हम अपना प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल करना चाहते हैं, है ना। अब मान लो कि अगर हमको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो कि बड़े बुजुर्गों के लिए हो, तो वो बच्चों के सामने नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हम ये चीज़ सोच रखते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज़ इसका ध्यान रखते हैं, यानी कि टारगेटिंग ऑफ हम जिसको हम मेन अपना सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, उसको ही दिखाते हैं, उसी के सामने, आंखों के सामने ले जाते हैं। देन लेस एक्सपेंसिव हमारा अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर में अगर छोटा सा आर्टिकल छपवाना हो तो उसमें कितना ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता है और वो आपका जस्ट एक दिन में आपका ख़त्म भी हो जाता है ना, कि एक दिन में आपने न्यूज़पेपर फेंक दिया। बट अगर आप कोई भी ऐड बनवाते हो और ऐड बनवा करके अगर उसको बार बार रन करवाते हो यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक और इंस्टा अलग अलग सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा आप में उसमें खर्चा भी नहीं आता और बार बार आपकी टारगेटेड ऑडियंस के सामने बार बार हो जाता है। तो क्विक एंड ईजियर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप इसमें आसानी से अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि चेंज होना चाहिए या फिर आपको कहीं ऐसा लगता है कि एडिट करना चाहिए तो उसमें आप एडिट कर सकते हो। बट आप देखो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब हम एक बार हमारा पोस्टर बैनर छप जाता है, बन जाता है, तो हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से मोर इफेक्टिव होता है और लार्जर ऑडियंस एंड रीच, ये कुछ एक इसके इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे से पता होगा, आप इसको अच्छे से देख लेना, ये इसके कुछ एक इंपॉर्टेंस है। देन अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एक टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इसके आप क्या करो कि जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टाइप्स हो गए। जैसे वेबसाइट हो गया, जिसमें हम जो कुछ भी हम लोग चलाते हैं ना वेबसाइट को, मान लो कि हमको कोई पोस्ट पढ़नी है तो हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। देन SEO, इसको हम लोग अभी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, बट अभी आप इसको केवल ऐसे याद रखो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एक तरीके की ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आपकी रीच बढ़ती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस बढ़ती है। देन आपका पे पर क्लिक आता है। इसके अलावा आप इतना ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल, ईमेल एंड वायरल मार्केटिंग। कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर जो भी एड्स जो भी चलते हैं या फिर एड्स जो भी होते हैं रन होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा पैसे पे करना पड़ता है ना। कोई भी आप देखो तो यूट्यूब पर या फिर आप देखो कोई भी वीडियो जो ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर जो भी एड्स चलते हैं, जो भी एड्स रन होते हैं तो वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है ना। सो ये हो गया हमारा वायरल मार्केटिंग। देन इसके बाद में हमारा टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसमें हमारा आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कदार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कभी कदार लॉन्ग में भी पूछा जाता है। बट अगर लॉन्ग के साथ में पूछा जाता है तो उसके साथ में आपको कुछ और
अलग से एडिशनल बताना होता है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। देखो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ईमेल्स के द्वारा मार्केटिंग की जाती है, चैट्स के द्वारा मार्केटिंग करी जाती है, सोशल मीडियाज एंड ऑल, इसके ये सभी प्लेटफॉर्म है। बट अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें जाए तो हम जब रास्ते में जाते हैं, पोस्टर्स हो गया, बैनर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। तो इसको ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। देन आप देखो इसमें क्या होता है कि टारगेटिंग ऑफ वन, हम उन्हीं सभी ऑडियंस को अपनी टारगेट करते हैं जिसको हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि न्यूज़पेपर वगैरह में हम लोग कई बार ऐसे सीन देख लेते हैं या फिर कई बार ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जिसको हम, जो बच्चों के सामने या फिर बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेटिंग ऑफ वन, यानी कि टारगेट किसको करना होता है, वन को करना होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बट इसमें क्या होता है कि टारगेट सभी लोग हो जाते हैं। मान लो कि अगर हम पोस्टर्स या बैनर छपवा रहे तो अब पोस्टर है या बैनर है वो तो सभी लोग देखेगा, तो ये हो गया। देन इसके बाद में लेस एक्सपेंसिव, डिजिटल मार्केटिंग लेस एक्सपेंसिव होती है कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हायर कॉस्ट हमको पे करनी होती है। देन ये क्या है, मोर इफेक्टिव है, ये क्या है, लेस इफेक्टिव है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मोर इफेक्टिव, क्योंकि बार बार आंखों के सामने, यूज़र के सामने बार बार आपका एड्स चल रहा है, बार बार वीडियो जा रही है, आप उसको बोल करके बता रहे हो, केवल फोटोज़ की हेल्प से नहीं, आप वीडियोस को भी दिखा रहे हो। तो इस तरीके से ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ये लेस इफेक्टिव होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्विक एंड ईजियर मॉडिफिकेशन हो सकता है। अगर कोई आपको चेंज करना हो, कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लगता हो कि आपको एडिट करना हो, तो उसमें आप आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट इसमें हार्ड होता है, इस चीज़ों को आप कोई भी चीज़ों को नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंस होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से आप करिएगा। देन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने देख लिया कि SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ये सभी मार्केटिंग, जो भी ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीजमेंट, ये सभी आपके वो हो गए। अब इसके बाद में हमारा आता है कि प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग हम एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे 5 स्टेप्स में क्या आता है, रिसर्च, देन क्रिएट, देन प्रमोशन, देन एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो रिसर्च का क्या मतलब होता है कि हम देखते हैं कि एक्चुअल में यूज़र चाहता क्या है, यानी कि जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअल में चाहती क्या है, वो क्या देखना चाहती है, वो क्या खरीदना चाहती है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद में उस तरीके की हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। जैसे मान लो कि हमने किसी भी तरीके का देखा, जैसे ओला उबर है, तो ओला उबर ने देखो उनके एक तरीके से ऐप्स वगैरह हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया, मार्केट को रिसर्च किया, देखा कि लोगों को दिक्कत होती है रात में कहीं अगर उनको जाना, उनके पास गाड़ी नहीं तो कैसे जाएंगे। तो ओला उबर ने क्या किया कि क्रिएट किया, क्या किया कि एक ऐप को क्रिएट किया, एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया। देन उसको क्रिएट करने से काम नहीं चला, उनके बाद में उन्होंने उसका क्या किया, प्रमोशन करना पड़ता है। जो भी आप क्रिएट करोगे उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन कैसे करोगे, प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ हैं, चाहे वो आप न्यूज़पेपर में छपवाओ, चाहे वो आप बार बार उसका ऐड चलाओ यूट्यूब वगैरह पे, है ना। देन उसको आपका क्या करो, एनालाइज करो कि एक्चुअल में जो आप प्रमोशन उसका कर रहे हो तो वो सही से वर्क कर भी रहा है कि नहीं, उससे आपकी रीच बढ़ रही कि नहीं, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। मान लो कि ओला उबर जब नया नया लॉन्च हुआ वो तो बहुत कम लोग, उसके कम यूज़र्स होंगे, बट धीरे धीरे जब उसका प्रमोशन किया गया तब क्या हुआ कि उसको एनालाइज किया गया कि हाँ हमारा प्रमोशन क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं ओला के। देन इसके बाद में उसका ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पर भी उसको चेंज की रिक्वायरमेंट हुई, जहाँ पर भी उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए, यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, देन उसका वो सभी चीज़ें किए गए। तो ये होता है प्रोसेस, होता है डिजिटल मार्केटिंग का। यहाँ पर इसका लिखा हुआ है टेक्स्टेड फॉर्म में। तो आई होप कि आप इसको क्लियर कर लोगे कि रिसर्च करो, देन क्रिएट करो, देन प्रमोट, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। तो इसको आप कर लेना अच्छे से। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज कि द कंटेम्प्रेरी डिजिटल रेवोल्यूशन। तो ये क्या है, कंटेम्प्रेरी डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर से अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है डिजिटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो रेवोल्यूशन इज व्हाट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसका रेवोल्यूशन हो, है ना। जैसे कि हमारे पास में पहले हम लोग क्या करते थे, हम सामान को ख़रीदते थे नॉर्मली, अपने बाबा लोगों से पूछो या हमारे जो भी दादा बाबा होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो भी सामान के बदले सामान को देना लेना। आप भी जानते होगे कि एक सामान हमने उनको दिया, मान लो कि गेहूँ हमारे पास ज़्यादा, तो हमने गेहूँ दे दिया और उनसे क्या ले लिया, उसके बदले में चावल ले लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, सामान को ट्रांसफ़र करते थे, सामान को क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। बट
अभी क्या हुआ, देन हमारे पास में मुद्रा चलने लगी, मुद्रा यानी कि मनी, करेंसी आ गई हमारे पास में। देन उसके बाद में क्या हुआ कि करेंसी आने के बाद में क्या हुआ कि हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट करी, हमने धीरे धीरे लोगों के सामने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करे, बैनर्स, पोस्टर लगाना स्टार्ट करे। और जब देखा गया कि हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट आ गया तो हमने उसके ऊपर भी हमने मार्केटिंग को करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए यहाँ पर सब बताया गया कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 में जो गवर्नमेंट थी या फिर जो भी मिलिट्री या फिर इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी, वही हार्डली क्या करती थी, वही कंप्यूटर्स का यूज़ वहाँ पर ही होता था। केवल कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा हार्डली देखने को मिलता था। देन 1980s तक क्या हुआ था कि आपका फर्स्ट फ़ोन जो था, फर्स्ट सेल फ़ोन जो कीपैड वाला होता था, जो छोटा सा नहीं होता था, कीपैड वाला अभी भी आता है, तो उसको वो इंट्रोड्यूस हो गया था 1980s के दौरान में। और जब 1980s के बाद में 1990 और 1992 तक क्या हुआ था, आपका इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। और इंटरनेट के साथ साथ में जो इंटरनेट था वो बहुत ही कॉमन पार्ट बन चुका था बिजनेस बिजनेस ऑपरेशंस जहाँ पर भी कोई भी बिजनेस करता था तो उसको बिजनेस करने के साथ साथ इंटरनेट का होना भी बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल पार्ट हो गया था। और लास्ट 1990 तक क्या हो चुका था कि सभी लोगों के लिए एवरी डे मतलब कि इंटरनेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि आप देखोगे तो जहाँ पर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखा जाएगा तो वहाँ पर सभी लोगों के पास में नॉर्मली इंटरनेट अवेलेबल होता था। हमारे इंडिया में तो चलो बहुत ही बाद में आया, अभी तक हमारे पास में जब से जियो का सिम जब तक नहीं था तब तक हमारे पास में सभी के पास में नॉर्मली कीपैड फ़ोन ही होता रहता था। देन इसके बाद में क्या हुआ कि हमारे पास में 2000 के दौरान क्या हुआ कि हमारा और भी रेवोल्यूशन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन्स जो थे उनको कॉमनली मतलब कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इंटरनेट का यूज़ होने लगा। देखो जब हमारे पास में स्क्रीन टच आया था, स्क्रीन टच यानी कि स्मार्टफोन आया था, उससे पहले ही हमारे फ़ोन वगैरह में इंटरनेट का यूज़ होने लगा था। जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उसमें भी आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। उसमें भी आप जैसे देखते होगे ना कि जियो वाले जो छोटे वाले फ़ोन आते हैं तो उसमें भी आप उन सभी चीज़ों को आप चला सकते हो, इंटरनेट वगैरह को। तो उसी तरीके से अलग अलग फ़ोन्स थे सैमसंग वगैरह के, तो वो भी सब यूज़ कर रहे थे इस तरीके की टेक्निक्स को। और देन हमारे पास में स्मार्टफोन आया 2010 के बाद में, जो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। फिर देन 15 और 15 आते आते 20s आते आते कोविड के बाद में और सभी लोगों के पास में टेक्नोलॉजी, कोविड के समय में और भी ज़्यादा लोग क्या करने लगे थे क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे तो क्या होने लगा कि वो अपने घर से ही ऑर्डर करना लगे सामान को, और टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो यहाँ पर 2010 और उसके बियॉन्ड यानी कि आगे पर क्या हुआ कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आपस में उनका कनेक्शन हो गया था। और जब ये सभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो जितने भी ऑनलाइन कंपनियाँ थीं, जैसे कि देखा जाए तो कोविड के समय पर या फिर कोविड से पहले भी आप देख लो, बट कोविड के समय पर ज़्यादा हो गया था एक्चुअल में, कि जितनी भी ऑफलाइन यहाँ पर प्रोडक्ट्स को जो भी कंपनियां जो भी सर्व करती थी, जैसे कि देखा जाए तो जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, FMCG प्रोडक्ट हो गया, वो सभी कोविड के बाद में क्या होने लगे, वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने लगे, या फिर उसी समय उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश भी करना स्टार्ट किया, जिससे कि कस्टमर्स की क्या हेल्प हुई थी कि वो आसानी से अपने घर बैठे सामान मंगवा सकते थे। तो यहाँ पर ये 2000 इस तरीके की पूरी कहानी है। यही होता है दोस्तों डिजिटल रेवोल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन का यही मतलब है, कॉन्सेप्ट है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, डेट्स को ध्यान रखिएगा और कौन सी डेट में क्या चीज़ हुआ था, इस तरीके से कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और भी चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे कि इसके 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो इसके 5 एलिमेंट्स देखा जाए तो उसमें पीपल, यानी कि आप पीपल को इंगेज करोगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास में पेटीएम वगैरह देखोगे, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह देखो, जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोग बहुत ही ज़्यादा डरते थे, हेजिटेट होते थे कि वो अपनी बैंक की डिटेल्स को किसी ऐप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर शेयर करेंगे तो क्या होगा। कई बार लोगों के साथ में फ्रॉड भी हुआ इस तरीके का। तो लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए देखोगे तो नरेंद्र मोदी ने भी कई बार क्या किया था, अपने नरेंद्र मोदी PM प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था कि कई बार उसका भी अपनी तरफ से भी उसका प्रमोशन किया था। खुद बोले थे कि पेटीएम का यूज़ किया जाएगा तो उससे कैशबैक वगैरह मिलेगा। तो अभी तो नहीं मिलता है कैशबैक वगैरह, अभी बहुत कम हो गया है कैशबैक मिलना, बट पहले के समय में देखो कैशबैक वगैरह कितना मिलता था। सो जब वो स्टार्टिंग में आया था, तो पीपल का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स वगैरह को सिखाओ कि क्या आप बनाना चाहते हो, क्या आप
क्या आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, क्या चीज़ को आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। सो पीपल का होना, इंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके साथ ही साथ में आपका डेटा होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद में इंसाइट्स होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जो कि मीनिंगफुल हो। इसके बाद में एक्शन, जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो उसको आप देखो। एक्शन के बाद में आप रिजल्ट्स वगैरह को उसको देखो कि रिजल्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दोस्तों एक और टॉपिक आता है, डेट इज़ कि आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है दोस्तों? रिटेंशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो रिटेंशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सेम क्लाइंट को अपने बैक, यानी कि दो जैसे मान लो कि आपके पास में कोई कस्टमर आए तो उसको अपने पास में दोबारा से बुलाना, सेम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए दोबारा से बुलाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम क्लाइंट, यहाँ पर देखो सेम क्लाइंट बैक टू द वेबसाइट, यानी कि सेम क्लाइंट को क्या कर रहे हो आप अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर अपनी दुकान के ऊपर क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, यानी कि अपने कस्टमर्स को इंगेज करके रखना, अपनी दुकान से उनको मेंटेन करके रखना है। जैसे आप देखोगे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर अभी मैंने थोड़े दिन पहले क्या करी, शर्ट ऑर्डर करी, तो वो देखा कि शर्ट जो भी है मेरी थोड़ा फिटिंग की आ रही, सही है, अच्छा कलर भी है, उसको धोने पर भी नहीं गया, तो अच्छी शर्ट थी 400 रुपये के रेंज में। तो अभी वो क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई भी एक तरीके का एक जो पेन होता है या फिर कुछ लग गया होगा उसमें, मान लो कुछ लग गया था, पता नहीं क्या लगा था, तो उससे क्या हुआ कि शर्ट जो था वो तो ख़राब हो गई। अब उसमें तो कुछ ना कुछ दाग लग गया तो फिर वो ख़राब हो गई ना। तो इससे क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, सेम शर्ट को सेम जगह से क्या किया, ऑर्डर किया। तो डैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल रिटेंशन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिटेंशन। अगर हम सेम कस्टमर हैं, किसी सेम दुकान से सेम प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि हम ही कस्टमर हैं और हम ही सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर कर रहे हैं हमको, तो वही क्या होगा कि वर्टिकल रिटेंशन। बट हमारा जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ हम फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं या फिर अमेजोन से खरीदते हैं, तो उसके अंदर से क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, सारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब मान लो कि हमने शर्ट खरीदा, तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे, पैंट्स को भी ऑर्डर करेंगे। और उसके बाद में हमने एक बार देखा शर्ट खरीद करके, हाँ सही लग रही है, सही अच्छी क्वालिटी है, पैसे भी ठीक हैं, कॉस्ट भी कम है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर से हम पैंट भी खरीदेंगे, उसके बाद में शूज़ भी, वॉलेट भी, जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा तो उसको खरीदेंगे। तो डैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम दुकान से हम दूसरे अदर भी प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब ट्रस्ट है वो बिल्ड हो चुका है। तो अब हम क्या करें, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करें। तो दैट इज कॉल्ड कि हॉरिजॉन्टल रिटेंशन। वर्टिकल में क्या होता है, हम सेम प्रोडक्ट को ही दोबारा से ऑर्डर करते हैं, बट हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, सेम दुकान से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं। और रिटेंशन का मतलब कि सेम, यानी कि सेम क्लाइंट क्या हो कि आपके वेबसाइट के ऊपर आपकी दुकान के ऊपर दोबारा से और वो सेम प्रोडक्ट आप उसको सेम तरीके से सेल करो, यानी कि दोबारा से आप उसको क्या करो, सेलिंग देम अगेन, फिर से आप उसको सेम प्रोडक्ट को क्या करो, सेल करो। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। अपने कस्टमर्स को इंगेज करके रखना, बना करके रखना, ये होता है। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है 2-4 नंबर में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रैटेजीज हो गए, बेनिफिट्स वगैरह आप इसको देख लो। आप बेनिफिट्स वगैरह तो आप लिख ही लोगे अपनी तरफ से भी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। मान लो इसके बेनिफिट्स आ गए तो आप क्या लिखोगे कि इंटरैक्टिंग विद कस्टमर इन न्यू वेज, आप नए तरीके से कस्टमर से इंगेज हो सकते हो। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, जब कस्टमर आपकी दुकान में आएगा तभी आप उसके साथ में इंगेज होगे। बट अभी क्या है कि उसको आप फ़ोन करो, उसके पास में ईमेल्स भेजो, उसके पास में एड्स रन करवाओ, तो इस तरीके से आप नए तरीके से उसके साथ में कनेक्टेड हो सकते हो। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है कि अपने ब्रिंग प्रोडक्ट टू द मार्केट मोर क्विकली, यानी कि अगर ऐसे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केट में उनको लेकर के आने में समय लगता है, उनका प्रमोशन में समय लगता है। बट अगर हम ऑनलाइन आ जाते हैं तो हमारा जो भी प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का प्रमोशन बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी हो जाता है। देन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट हो गया, हम आसानी से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के साथ काम कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, एफर्ट्स बचा सकते हैं। तो इसके बाद में हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मान लो कि फ़ोन है, ईमेल है या फिर व्हाट्सअप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं और में अच्छा खासा रेपुटेशन, अपनी ब्रांड का एक अच्छा रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं और इफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को ले सकते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। उसको आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना चाहते हो, अगर आपको पूरा पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आकर के ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो व्हाट्सएप पे ये पीपीटी या पीडीएफ के लिए 80 रुपीज़ पर पीडीएफ
पर सब्जेक्ट की PDF या फिर पर सब्जेक्ट की आपके PPT PDF कुछ भी आप मान लो, जो भी आपको चाहिए हो, PPT फॉर्मेट में चाहिए तो PPT ले लो, PDF चाहिए PDF ले लो। तो 80 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि वो सम सिक्योरिटी रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। और अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं कर दी जाएगी तो फिर आपको क्या होगा कि बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते होगे कि वाटर मार्क लगा हुआ है, तो ये सभी चीज़ें हमारे सिक्योरिटी के पर्पज़ से होते हैं। ऐसे कोई भी आकर के व्हाट्सअप करेगा फिर सब कोई, है ना, तो उस तरीके के उन सभी चीज़ों से बचने के लिए कॉपीराइट के भी कुछ एक इश्यूज़ होते हैं, उन सभी से बचने के लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, और आप तो सभी जानते हो कि उसके लिए अलग से मेहनत भी लगती है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाना हो नोट्स बना लो, बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको PPT PDF चाहिए तो आप आकर के व्हाट्सअप पे आप ले सकते हो। 80 रुपीज़ पर सब्जेक्ट PPT या PDF है। सो यहाँ पर देखो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट क्या होती है। अब देखो वेबसाइट का क्या मतलब, हम सभी लोग सुनते रहते हैं वेबसाइट, है ना, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओ। हमारे स्कूल कॉलेजेस की भी वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी की अलग वेबसाइट होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अलग वेबसाइट होती है। अब ये वेबसाइट क्यों है ज़रूरी, ये वेबसाइट को बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, सो दैट कि हम क्या कर सकें, हम लोगों के सामने पहुंच सकें, हम अपने बारे में बता सकें। लेट्स से क्या एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा या फिर आपका कोई कॉलेज लेते हैं। अगर हमारा आपका कोई कॉलेज है और वो अपनी वेबसाइट को बिल्ड करता है तो हम उसकी वेबसाइट, अपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं, क्या क्या फ़ीस है उन कोर्सेज़ की। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि उन फीसेस के हिसाब से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके का वहाँ पर एटमॉस्फेयर है पढ़ाई लिखाई का, कैसे फैकल्टीज़ हैं, कैसे कितना वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं वेबसाइट्स की हेल्प से। तो वेबसाइट क्या करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशंस को बताने का काम करती है। तो वेबसाइट इन सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वेबसाइट क्या है कि कुछ लोग वेबसाइट बनाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। देखो वेबसाइट वगैरह को जब आप खोलते होगे तो साइड में क्या चलता है, साइड में आपके कुछ एक अलग से एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्ट्स भी चलते रहते हैं कि ये खरीद लें, बार बार आते हैं, या फिर पॉपअप विंडो स्टार्ट हो जाती है। तो वो सभी क्या वेबसाइट का दोस्तों क्या है, एक तरीके का पार्ट है ना। तो वो क्या है, वेबसाइट में क्या हो रहा है कि आपके एडवर्टीजमेंट भी रन हो रहे हैं। तो वेबसाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट की हेल्प से आप रेवेन्यू को भी जनरेट कर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आपको फेमस होना हो या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे ऐसे लोगों तक पहुंचाना हो जिनको आपके बारे में नहीं पता है, तो पर भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि यहाँ पर जो वेबसाइट है इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको एक पर्सन मैनेज करता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड इट्स ओपनिंग पेज इज नोन एज होम पेज, और इसके जो ओपनिंग पेज होता है उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। देन इसके आगे क्या है कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स दैट एक्सेस थ्रू अ वेब एड्रेस, यानी कि यहाँ पर क्या बताएगा कि ये एक तरीके से जो वेबसाइट होता है उसमें कई सारी फाइल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसको वेब एड्रेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। देन इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस, बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस होते हैं जिसको आपस में लिंक करा जाता है, और इसका हर एक चीज़ों का अलग से डोमेन नेम भी होता है। तो वेबसाइट क्या होती है ये आपको मैंने बता दिया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि मैनेज किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो इसमें देखो कि इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेबसाइट के टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो बिजनेस वेबसाइट वो होती है अगर आप कोई भी बिजनेस रन करा रहे, तो अगर आपके पास में एक वेबसाइट है तो आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हो। तो बिजनेस वेबसाइट इस तरीके से हेल्प करती हैं। देन ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे आप देखते होंगे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाओ तो आप सामान खरीद लेते हो, और सामान खरीदने के लिए आप अपने कार्ड्स वगैरह की डिटेल्स को भी डालते हो, यानी कि अपनी बैंक डिटेल्स को भी देते हो। तो सामान को खरीदने के लिए, ऑनलाइन परचेज करने के लिए जो भी वेबसाइट्स यूज़ करी जाती हैं जहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह को देते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं। इंटरटेनमेंट वेबसाइट भी बहुत सारी होती हैं, जैसे आप देखो कि नेटफ्लिक्स हो गया या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट इंटरटेनमेंट के लिए। देन इसके बाद में नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स को देखा जाए तो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट में
में क्या होती हैं, आपकी एजुकेशनल की वेबसाइट, जैसे आपके स्कूल कॉलेज की वेबसाइट हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई। इनका जो मेन काम होता है वो, इनका मेन उद्देश्य, मेन एम ये नहीं होता है कि वहाँ से प्रॉफिट को जनरेट किया जाए। उनका मेन एम ये नहीं होता है कि एडवर्टीजमेंट को वहाँ पर लगाओ और प्रॉफिट को जनरेट करो, यानी कि लोग बार बार आएँ आपकी वेबसाइट के ऊपर देखें और हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। उनका ये मेन काम नहीं होता है। एजुकेशनल वेबसाइट या फिर स्कूल कॉलेजेस की जो वेबसाइट होती है, उनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि लोगों को तो इन्फॉर्मेशन बताना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, या फिर एनजीओ वगैरह की जो भी वेबसाइट होती है, जहाँ पर जैसे आप देखते होगे कि बहुत अलग तरीके के जो संत महात्मा भी होते हैं, उनकी भी सबकी एक वेबसाइट होती है। अगर कोई भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी संस्था चला रहे हैं वो, तो उन सभी की क्या होती है, एक चैरिटी वाली, जहाँ पर से लोग दान करते हैं। तो उनका मेन उद्देश्य वहाँ से प्रॉफिट कमाना नहीं होता उन वेबसाइट से। उनका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि अपने काम के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों तक पहुँचाना। तो ये हो गया नॉन प्रॉफिट वेबसाइट। देन पर्सनल वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं, हमको हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि कमाना, यानी कि यहाँ पर से रेवेन्यू जनरेट करना। तो हम अपना क्या करते हैं, हमको मान लो कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो हमको सिंगिंग, डांसिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम वहाँ पर से क्या करते हैं, जाते हैं और जाकर के उस तरीके के आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, उस तरीके की इमेजेस को, वीडियोज़ को वगैरह को पोस्ट करते हैं। देन पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्या होती हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में क्या होता है, एक तरीके से आप अपने वर्क सैंपल को, पास्ट वर्क सैंपल को डालते हो कि आपने पुराने समय में क्या क्या किया, यानी कि आपने पास्ट में क्या क्या किया, ये सभी चीज़ें आप पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालते हो। देन ब्लॉग वेबसाइट, जैसे पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो गए, और इन सभी लोगों के क्या होती है, एक तरीके की पोर्टफोलियो कि उनके बारे में, वर्क्स के बारे में, उनको क्या अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड दिया गया, ये सभी क्या है, पोर्टफोलियो है वेबसाइट। देन ब्लॉग वेबसाइट आती है, ब्लॉगिंग जो लोग करते हैं, ब्लॉग करने के लिए वेबसाइट यूज़ होते हैं। देन शेयर मार्केट्स की, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, उसको हम लोग शेयर मार्केट वेबसाइट बोलते हैं। तो ये कुछ एक टाइप्स हैं, इसके फंक्शंस के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो या PDF PPT ले सकते हो। देन आपकी यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बाद में आपका आता है कि फीचर्स ऑफ गुड वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट है, अगर आपके पास में वेबसाइट है, तो उसकी क्या क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं, इसको किस तरीके से आप बताओगे। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं, देखो एक तो ये होनी चाहिए, अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो उसके मेन फीचर्स में सबसे बड़ी बात है कि उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, उसके ऊपर स्पेलिंग के एरर्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है और सारी चीज़ें एकदम सिंपल फॉर्म में लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों के सामने जैसे अलग अलग कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे क्या है कि अलग अलग तरीके के कलर्स का, टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करें। जैसे यहाँ पर देखो कि रेड कलर यूज़ हुआ है ना, इधर साइड में आप दूसरी जगह पर देखो तो इस जगह आपको देखो ब्लू कलर पीछे है बैकग्राउंड में। देन यहाँ पर क्या है कि इधर बोल्ड है, इधर अंडरलाइन करी गई है। तो ये सभी चीज़ें क्यों करी गई, यानी कि जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े, आपको सभी एकदम जो भी है कंटेंट हो वो आपको सही से समझ में आए, आपकी आंखों के लिए कैची हो। तो उस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका वेबसाइट, अगर आपको गुड वेबसाइट बनानी है, अच्छी वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि आप जो कुछ भी वहाँ लिख रहे हो, जिस भी तरीके की आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करो वो अच्छी होनी चाहिए। देन ईजी टू यूज़, आसानी से सभी चीज़ों को यूज़ कर सको। अगर कोई भी यूज़र चाहता है कि कुछ भी चीज़ों को डाउनलोड करना तो आसानी से डाउनलोड कर सकें, और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप उसको अपडेट करना चाहते हो, आसानी से आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं गुड वेबसाइट के। देन उसमें बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ें हैं। अब वेबसाइट के यहाँ पर कुछ एक डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एडवांटेज हैं, कुछ एक चीज़ें यहाँ पर बुरी भी होती हैं। जैसे डिसएडवांटेजेस में बात करें तो यहाँ पर देखो कॉस्ट हो गया, प्राइवेसी हो गया, यानी कॉस्ट पर्पज़ से देखो तो आपको डोमेन नेम, होस्टिंग वगैरह परचेज करनी पड़ती है। प्राइवेसी की अगर बात करें तो प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी आपकी लीक हो सकती है। कई बार वेबसाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं कि हैक कर ली जाती है और दूसरे लोग, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि दूसरे जो हैकर्स होते हैं उसको यूज़ करने लगते हैं, वहाँ से रेवेन्यू खुद जनरेट करने लगते हैं। इसी तरीके से सोशलाइजेशन, एडिक्शन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, तो एक के बाद एक एपिसोड देखते ही चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि एडिक्शन हो गया, यानी कि हम वहाँ पर काम करते करते बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके की। इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई, इलीगल यानी कि स्पैम हो रहा है, कोई अलग तरीके से सेम नाम से कोई वेबसाइट रन करवा रहा है, वहाँ पर से कोई बैंक डिटेल ले रहा है, तो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होता है, कई बार गलत कंटेंट भी आपको दिखाया जाता है, स्पैम भी होता है कई बार। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ वेबसाइट में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज़ में, यहाँ पर देखो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। टू बी वेरी शॉर्ट, यहाँ पर बताया गया कि जो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके पूरे मेन आइडिया को या सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमको सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अगर हमको
कोई भी मान लो कि हमको लेट्स से कि हमको एक लैपटॉप लेना है ना, लेनोवो का लैपटॉप लेना है, तो हम क्या सर्च करेंगे कि लेनोवो लैपटॉप्स। तो ये क्या हो गया, लेनोवो का लैपटॉप हमने क्या करा, डाला गूगल के ऊपर जा करके, यहाँ पर से इस तरीके से ये क्या हो गया, लेनोवो का लैपटॉप क्या हो गया, एक तरीके का कीवर्ड हो गया। लेट मी शो यू, जूम इट, यहाँ पर से आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि इधर से आप देखो, यहाँ पर से जैसे कि यहाँ पर से आप गूगल के ऊपर डालोगे, अगर मान लो कि आपको शूज़ खरीदने हैं तो आप रनिंग शूज़ डालोगे, आप रनिंग शूज़ को जैसे ही डालोगे तो नीचे बहुत सारे अलग अलग आपके आ जाएंगे कि रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, रनिंग शूज़ फॉर मैन, नियर मी, इस तरीके से आपके देखो नाइकी के अलग अलग शूज़, यानी कि रनिंग शूज़ जैसे कि आपने डाला तो ये क्या हो गया, ये रनिंग शूज़ क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कीवर्ड हो गया, यानी कि एक कीवर्ड हो गया जो कि पूरे मेन आइडिया को बता रहा है कि यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हम कीवर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, कि कीवर्ड की हेल्प से हम पूरे अपने जो भी हमारा कंटेंट है वो सभी, हम पूरा कंटेंट को नहीं वो शो करता है, कीवर्ड यानी कि जो भी हमारा मेन कंटेंट है। जैसे सपोज दैट कि अगर आपको यहाँ पर से डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी MBA के लिए जो भी है वीडियोस वगैरह को देखना होगा तो आप क्या सर्च करते हो, वहाँ पर से देखो यूट्यूब के ऊपर जो सर्च बॉक्स होता है तो उसके ऊपर क्या डालते हो कि MBA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल मार्केटिंग यूनिट फर्स्ट, इस तरीके से कुछ ना कुछ डालते होगे ना, तो यहाँ पर से जो भी आपके सामने वीडियोज़ खुल करके आ जाती हैं, आप पूरी वीडियो का थंबनेल, टाइटल है ना, डिस्क्रिप्शन वो सब तो नहीं डालते, आप क्या डालते हो, केवल कीवर्ड डालते हो और आपके सामने जो भी वीडियोज़ हैं वो खुल करके आ जाते हैं। तो यानी कि ये क्या है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपकी पूरी मेन आइडिया को डिफाइन करते हैं। टू बी वेरी शॉर्ट, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पूरे आपके मेन सब्जेक्ट को, मेन आइडिया को, पूरे आपके मेन कंटेंट को डिफाइन करते हैं, छोटे से वर्ड्स, उसी को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर आप कोई भी नया शूज़ लेने जा रहे हो तो आप वहाँ पर से डाल सकते हो मेंस लेदर, स्पोर्ट्स शूज़, इस तरीके से आपने डालना और आपके सामने शूज़ जितने भी हैं उन सभी की आपके सामने लिस्ट खुल गई, उन सभी के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए। देन इसके बाद में देखो एक टाइप्स की बात करें तो शॉर्ट टेल्ड, मीडियम टेल्ड एंड लॉन्ग टेल्ड, तीन मेन टाइप होते हैं कीवर्ड्स के। शॉर्ट टेल्ड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कि एग, मान लो एक हमने डाला एग, है ना, तो ये क्या होगा, शॉर्ट टेल्ड कीवर्ड हो। जैसे अगर हमको लेनोवो का लैपटॉप चाहिए तो हमने क्या, लेनोवो लैपटॉप विच कंटेन्स 2 वर्ड्स ओनली, लेनोवो एंड सेकंड इज लैपटॉप, तो 2 वर्ड्स हो गए, लेनोवो एंड लैपटॉप, ये क्या होगा हमारा शॉर्ट टेल्ड। अगर मिडिल टेल्ड में क्या डालते हैं कि इस तरीके से मान लो कि लेनोवो लैपटॉप अंडर 34,000 35,000, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मिडिल टेल्ड कीवर्ड डालते हैं कि मिडिल टेल्ड कीवर्ड के अंदर थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिसमें हम करीब 4-5 वर्ड्स को कंटेन कर सकते हैं। और लॉन्ग टेल्ड में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से डालते हैं, जैसे कि लेनोवो सर्विस सेंटर नियर मी इन कानपुर, है ना, इन कोई भी अलग तरीके की सिटी हो गई, तो इस तरीके से हम लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड होता है उसको डालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो बताया गया है, इसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है। इसके अलावा अदर भी होते हैं, कस्टमर, ये सब भी आप देख सकते हो, इन सभी को आप देखना चाहते हो तो आप देख लो। बट आपके जो मेनली जो कीवर्ड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टेल्ड, मिडिल टेल्ड एंड लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड्स। इसके बाद में अब हम आप बात करते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डोमेन एंड वेब होस्टिंग। तो डोमेन और वेब होस्टिंग क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इस सभी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे आज के इस वीडियो में। डोमेन और वेब होस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिजिटल मार्केटिंग का, और इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो हमारे पास में यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। तो 2 नेम हैं जिसमें से दो नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि डोमेन क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन की। यहाँ पर डोमेन क्या होता है, डोमेन को मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द पिक्चर दिस वन। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉर्मेट क्या है, डोमेन नेम का फॉर्मेट क्या है। इस तरीके से आप देखते होगे कि कोई भी आपने मान लो कि कुछ भी आपने डाला गूगल के ऊपर या फिर कहीं पर भी किसी भी तरीके के क्रोम वगैरह में आपने कोई भी चीज़ को डाला, कोई भी वेबसाइट को डाला, तो इस तरीके से कुछ अपने मन से लिख जाता है। तो यहाँ पर ये HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं।
ये क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर अलग अलग जो भी इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये सभी क्या होते हैं, इनका सबका एक अलग अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का मतलब कि इसमें जो भी नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजिटल फॉर्म्स में होते हैं, 1 2 3 है ना, इस तरीके से इन सभी फॉर्म्स में नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। तो अब ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, यानी कि अगर हमको मान लो कि sarkari-result.com ये वेबसाइट अगर हमको सर्च करनी होगी तो हम उसका आईपी एड्रेस नहीं याद करके घूमेंगे कि हमको आईपी एड्रेस सरकारी रिजल्ट का क्या है। इस तरीके से जैसे फ़ोन नंबर्स वगैरह हमको अगर याद करने हो, अगर वो सेव करने का ऑप्शन ना हो हमारे पास में, तो कितना ज़्यादा कठिन काम है ना। अगर हमारे पास में जो कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होती है, अगर वो ना आए कि कौन सा नंबर किसका, तो देखो कितना ज़्यादा कठिन काम है। बट हमारे पास में क्या होता है कि हम कॉन्टैक्ट नेम को सेव कर सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है उन सभी को सेव कर लेते हैं कि ये राहुल है, ये मीना है, ये शीला है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स को सेव करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये हमारी हेल्प करता है कि नंबर्स को याद करने से बचाने के लिए। यानी कि अगर हम आईपी एड्रेस को अगर याद कर देंगे तो सोचो कि हमको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम सरकारी रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, या फिर कोई भी चीज़ों को, कोई भी जो भी वेबसाइट के ऊपर हम सर्च करने जा रहे हैं उसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो कितना हमारे लिए आसान है। तो ये यूज़र फ्रेंडली, आईपी एड्रेस को याद करना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हमारी इस तरीके से हेल्प करता है। इसी तरीके से www तो आप देखते होंगे, तो ये हो गया आपका सब डोमेन। और ये जो है यहाँ पर, ये जो मेन आपको बताएगा कि यहाँ पर जो गूगल लिखा हुआ है, गूगल की जगह कुछ भी हो सकता है। वो आपकी अपनी खुद की स्कूल की, कॉलेज की वेबसाइट हो सकती है ना, APJ अब्दुल कलाम AKTU वेबसाइट, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर की वेबसाइट, या फिर कोई भी कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कोई भी अपने आप स्कूल कॉलेज की वेबसाइट ले लो, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये आपका मेन डोमेन नेम होता है। क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर गूगल लिखा हुआ है www.google.com, तो गूगल क्या है, मेन डोमेन नेम है। यानी कि इसके नेम के जगह पर आप कोई भी दूसरी वेबसाइट आपको सेम नेम से नहीं मिलेगी। अगर आप google.com डालोगे तो आपके सामने गूगल ही खुलेगा। अगर आप sarkari-result.com डालोगे तो वही आपके सामने खुलेगी। इसी तरीके से अगर आप AKTU डालोगे या फिर CSGMU, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का नाम डालोगे तो वही आपके सामने खुलेगा। देन आपके पास में यह होता है आपका सफिक्स। सफिक्स के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो .com के साथ में जाते हैं, .in के साथ में जाते हैं, .org, नेट, इस तरीके से किसके साथ में वो जाना पसंद करते हैं। तो ये अभी सफिक्स के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर .com के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये डोमेन नेम है इसके ऊपर हम लोग बात करें। तो गूगल की जगह कुछ भी हो सकता है, आपके खुद का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। इस डोमेन नेम को क्या किया जाता है दोस्तों, परचेज़ किया जाता है। ये जो डोमेन नेम होता है इसको परचेज़ किया जाता है, और ये इस एक तरीके का लाइसेंस के तौर पर दिया जाता है कि मान लो कि हमने 1 ईयर का लाइसेंस लिया, हमने कोई भी मान लो कि यूनिक होना चाहिए। हम अपना कोई भी, जैसे मान लो हमारी जो भी कंपनी है, तो हमको उस कंपनी को खोलेंगे तो उस कंपनी का नाम से अगर हम वेबसाइट को बिल्ड करना चाहेंगे तो हमको ये क्या करना पड़ता है, अगर वेबसाइट हमको बनाना है तो हमको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। यानी कि डोमेन नेम के लिए हमको पैसे पे करने होते हैं। इट्स लाइक कि हमारे पास में इंटरनेट में बहुत बड़ी दुनिया है। मान लो इंटरनेट बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपने एक छोटी सी जगह लेकर रखी है, यानी कि मान लो कि एक घर लेकर के रखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कि हमारा डोमेन नेम हो गया, यानी कि हमारे घर का एड्रेस हो गया। जैसे कि मान लो कि हम कहीं पर भी अपने घर में रहते हैं, कोई भी 72 ब्लॉक 84, इस तरीके से जो भी घर के एड्रेस होते हैं, तो वहीं पर से इसी तरीके से क्या होगा कि हमने घर लेकर के रखा हुआ है, रामलाल का घर, श्यामलाल का घर, मोहन का घर। इस तरीके से हमने क्या है कि यहाँ पर से ऐसा बना करके रखा हुआ है। सो ये क्या है कि इंटरनेट की दुनिया में छोटी सी जगह को बुक कर लेना, इस कॉल डोमेन नेम को खरीदना, इसी को बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डोमेन नेम का एक्चुअल में डिफिनेशन वगैरह क्या है। तो डोमेन नेम इज़ योर वेबसाइट के नेम। अगर जिस भी आप वेबसाइट अपनी जो भी नेम के साथ में जाना चाहते हो, जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, वही आपका डोमेन नेम होता है। इसके बाद में देखो, डोमेन नेम एक ऐसा होता है जो कि यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले से। अब मान लो कि अगर आप सरकारी रिजल्ट अगर आप दोबारा से परचेज़ करना चाहो, अगर आप सोचो कि सरकारी रिजल्ट हम खरीद लेते हैं और वो भी जो है वो भी तो रन हो ही रही है, इसके साथ ही साथ में हम सरकारी रिजल्ट के साथ में दूसरी वेबसाइट को बनाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ये मतलब पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सो ये क्या है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे डोमेन नेम के साथ में जाना पड़ता है। यानी कि आप कोई ना कोई दूसरा डोमेन नेम खरीदते हो कि उससे रिलेटेड डोमेन नेम नहीं हो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का देखो, कोई ना कोई यूनिक नेम ढूंढो, कोई ऐसा नेम ढूंढो जो कि एकदम यूनिक हो, क्योंकि
आपको ये चीज़ बताई मैंने कि जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है जो कि यूज़र के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। और डोमेन नेम की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी आपकी ऑडियंस होती है वो आप तक पहुंचती है, क्योंकि उसको आप आईपी एड्रेस नहीं बताओगे कि हमारे वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये 23.4.35 इस तरीके से आप नहीं बताओगे। डोमेन नेम बताओगे कि आप ये नाम डाल के सर्च करना, आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगी, तो इस तरीके से बताओगे। तो डोमेन नेम इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि आपको अगर अपना डोमेन नेम खरीदना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, पहले से कोई यूज़ ना कर रहा हो। एंड उसके बाद में आप अपना नेम को बुक करते हो इंटरनेट की दुनिया के ऊपर, देन उसके बाद में यूजुअली यू नीड टू रिन्यू द लाइसेंस वंस पर ईयर, यानी कि आपको लाइसेंस को भी आपको अपडेट करना रहता है, उसको भी रिन्यू करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ख़रीद लिया डोमेन नेम तो बस आपकी छुट्टी, इस तरीके से नहीं, आपको उसको बार बार लाइसेंस को रिन्यूअल करते रहना रहता है, यानी 6 महीने में, 1 साल में उसको, अगर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डोमेन नेम को बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप उसके एक्सटेंशंस के साथ में जाते हो, यानी कि .com, .net, .org, .in आगे के एक्सटेंशंस वगैरह का यूज़ करते हो। सो यही हो गया डोमेन नेम। अब इसके लिए कहाँ का क्रिएशन का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आप डोमेन नेम को चूज़ करो, उसके बाद में अवेलेबिलिटी चेक करो कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि आपको जैसे मैंने बताया कि यूनिक होना चाहिए, कोई एकदम अलग हट करके नेम होना चाहिए, कोई भी ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो पहले से ही यूज़ हो रहा हो। फिर उसके बाद में चूज़ अ डोमेन नेम, फिर उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में उसका सफिक्स चूज़ करो कि आप .com, .org, .in किसके साथ में जाना चाहते हो। उसके बाद में आप प्रोटेक्शन करो, यानी कि उसकी अपनी आईडी को प्रोटेक्ट करो, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो। उसके बाद में आप सबसे लास्ट में क्या करते हो, उसकी लाइसेंस को आप हर साल, हर 6 महीने में, हर 1 साल में क्या करते हो, उसको लाइसेंस को रिन्यू कराते रहते हो। तो यही हो गया आपका क्रिएशन किस तरीके से होता है। ये आपका डोमेन नेम का मैंने फॉर्मेट बता दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डोमेन नेम से ही काम नहीं चलता है। अब अगर आपको मान लो कि वेबसाइट बिल्ड करनी, तो केवल खरीदने से ही काम नहीं चलेगा, उसको होस्ट भी करना पड़ेगा। वेब होस्टिंग इज़ व्हाट, यानी कि आपने मान लो कि एक आपने ज़मीन खरीद ली, इंटरनेट की दुनिया है ये, और यहाँ पर आपने छोटी सी ज़मीन खरीद ली, बट आपकी ज़मीन खरीदने से काम नहीं चलेगा अनटिल और अनलेस जब तक आप उसमें या तो कोई बिल्डिंग बनाओ, है ना, या फिर खेती किसानी करो, कुछ तो करो, तब तक कि वो आपकी ज़मीन कोई काम की नहीं, वो खाली पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से वेब होस्टिंग करने का क्या मतलब कि यानी कंटेंट को क्रिएट करना, इसको वेब होस्ट करना। वेब होस्टिंग का क्या मतलब होगा कि कंटेंट को क्रिएट करना। मान लो हमने क्या किया, इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी जगह ले ली, एक छोटा सा वेबसाइट हमने खरीद लिया, बट अब वेबसाइट को खरीदने के बाद में हम उसके ऊपर कंटेंट ही नहीं डाल रहे हैं। और वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि यूट्यूब के ऊपर देखो कितने सारे लोगों ने बहुत सारे अलग से यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, क्योंकि फ्री है, उसके ऊपर क्या है, चैनल बनाना फ्री है ना, बट वेबसाइट को बिल्ड करना भी फ्री है, बट उसका यानी उसके लिए डोमेन नेम आपको परचेज करना ही रहता है। तो यानी कि YouTube के ऊपर मान लो कि किसी ने क्या किया, चैनल बना लिया। अब उसने बना लिया अच्छा खासा, उसने बैनर बना करके रखा, अपना अच्छा खासा लोगो बनाया, सब कुछ तैयार करके रख लिया, बट अब उसके ऊपर वो वीडियोस को नहीं पोस्ट कर रहा। जब तक कंटेंट नहीं होगा तो उसकी कैसे रीच बढ़ेगी? क्या बैनर देख करके, क्या उसकी लोगों को देख करके लोग रीच करेंगे? नहीं करेंगे। उसके ऊपर वीडियोज़ कंटेंट भी पड़ा होना चाहिए। तो इसी तरीके से वेब होस्टिंग करने का क्या मतलब कि कंटेंट को क्रिएट करना। अब कंटेंट वो आपके डेटा में, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल में नहीं सेव होना चाहिए, जब तक कि आप क्या करोगे, उसको इंटरनेट पे जाकर के सेव नहीं करोगे, उसके ऊपर आप अपलोड नहीं करोगे, तब तक वो होस्ट नहीं होगा। तो वेब होस्टिंग का क्या मतलब हुआ कि अपने अलाउ, यानी कि अपने आप फोटोज़ को, वीडियोस को, अपना जो भी टेक्स्ट वगैरह होता है उसको क्या करोगे, इंटरनेट की दुनिया में उसको लेकर के जाओगे और वहाँ पर जाकर के अपलोड करोगे। तो यानी कि अलाउ यू टू पब्लिश द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी कि अपनी वेबसाइट को इंटरनेट में पब्लिश करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, होस्ट करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर से केवल डोमेन नेम के लिए पैसे दे दिए, वेब होस्टिंग के लिए अलग से भी पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आपने जगह खरीदी, उसके लिए आप अलग से पैसे पे करते हो, बट अगर आपको उस जगह के ऊपर बिल्डिंग बनानी है, जिम बनाना है, या फिर खेती किसानी करनी है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा कि वेब होस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कंटेंट को अपलोड करते हैं जा करके। तो ये होता है कि यहाँ पर मैंने बताया जैसा
कि ये कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, प्राइसिंग्स के बात कर ले तो ये हो गया हमारा वेब होस्टिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर सभी पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, है ना। अब वेब होस्टिंग को पढ़ने के बाद में एक हमारा और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेब ब्राउज़र्स क्या होता है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउज़र्स क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र्स वही होता है जैसे कि हम जो भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड के फ़ोन्स के ऊपर, या फिर अपने जो भी हमारे पास में विंडोज़ वगैरह में देखो तो हमको गूगल क्रोम, यानी कि गूगल क्रोम वगैरह क्या होता है, गूगल क्रोम का हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, है ना। सफारी हमारे एप्पल्स के फ़ोन के, यानी कि आईफोन की जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें सफारी पहले से इंस्टॉल होता है। देन ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स फ्रॉम मोजिला, और इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम अपने लैपटॉप्स वगैरह में देखें तो वहाँ पर हमको क्रोम अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, बट एंड्रॉयड वगैरह के ऊपर देखो तो उसमें हमको क्रोम मिलता ही है। तो यहाँ पर हमको लैपटॉप में क्या मिलता है, लैपटॉप के ऊपर हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है। तो यही हो गया, जैसे यहाँ पर से मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये क्या होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यहाँ पर से जो ये क्रोम है मैंने अलग से उसको डाउनलोड करके रखा हो, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। इस तरीके से क्या है कि मैं मतलब वेब ब्राउज़र्स क्या हो गए, वेब ब्राउज़र्स वही हो गए जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेबसाइट्स को और वेबसाइट वगैरह को क्या करते हो, रन करते हो अपने जो भी गैजेट्स हैं आपके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर। तो वही हो गया वेब ब्राउज़र्स। आई होप कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है फिलहाल। वेब होस्टिंग और वेब होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा हुआ है। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आया तो वहाँ पर देख लो, किसी और की वीडियो से देखो, बट वेब होस्टिंग और डोमेन नेम को अच्छे से समझो। अब हमारा आता है दोस्तों वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस हमारा भी डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे वर्डप्रेस, अब हमको मान लो कि कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करना है, हमको वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे पास में कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट कि अब हमको यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करना है, मान लो हमको वीडियोज़ को अपलोड करना है इंटरनेट पे, तो हम क्या करेंगे, YouTube हमारे पास ऐप का होना नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है ना। वही अगर मान लो हमारे पास में भाई अगर YouTube नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, तो हम कैसे आप जा करके क्रोम में या तो जा करके करेंगे, अपलोड करेंगे, या तो मान लो कि हमारे पास में क्रोम भी ना हो, YouTube के ऊपर YouTube की एप्लीकेशन भी ना हो, तो हम किस तरीके से अपलोड करेंगे जा करके वीडियो को, नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरीके से अगर हमको वेबसाइट को क्रिएट करना होता है, अगर हमको वेबसाइट को बनाना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वर्डप्रेस के ऊपर जाना पड़ता है। वर्डप्रेस क्या है दोस्तों, वर्डप्रेस एक तरीके का आपका प्लेटफॉर्म होता है जहां पर से आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे blogger.com, टम्बलर, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। बट वर्डप्रेस क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बताया कि 43% लोग, यानी कि देखा जाए तो इसमें वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को रन कराने के लिए। मान लो कि आपके स्कूल कॉलेजेस की कोई भी वेबसाइट वगैरह होगी, तो वो भी देखो तो नॉर्मली आप उनसे पूछोगे तो आकर तो वर्डप्रेस में ही उन्होंने बनाई होगी। तो वर्डप्रेस क्या होता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर से आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पर वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट ऑन ब्लॉग, है ना। और ब्लॉग यानी कि अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो जहाँ पर आप अपना कंटेंट को क्रिएट करोगे, या फिर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि वो एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कि यही है कि यही चीज़ बताया गया है कि जब भी जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, यहाँ पर चीज़ें क्या बताई है कि जैसे ही आप वर्डप्रेस के ऊपर जाकर के रजिस्टर करते हो, आप अभी डाल लो जाकर के क्रोम के ऊपर जाओ और डालो जाकर के कि वर्डप्रेस, तो wordpress.com वो आपके सामने खुल जाएगा। देन उसके बाद में आपसे तुरंत ही उसके बाद में ये पूछा जाएगा कि आप wordpress.org के साथ जाना चाहते हो कि .com के साथ में जाना चाहते हो। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन wordpress.com और wordpress.org, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। यानी कि org जो एक्सटेंशंस हैं, ये जो दोनों सफिक्स हैं, यानी कि .org, .com, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो .org होता है, .org कौन से लोग यूज़ करते हैं, जो कि जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट को अर्न करना नहीं रहता है। जैसे मान लो कि हमारे स्कूल कॉलेज की वेबसाइट वगैरह हो गई, हमारे
एनजीओ हो गए, एनजीओ की जो भी वेबसाइट वगैरह हो गई, तो ये लोग उनका मेन काम वेबसाइट से पैसे अर्न करने का नहीं होता है। उनका काम जो होता है, मेन काम होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके अच्छे कामों के बारे में लोग समझें और जानें। उनका मेन काम ये होता है। तो wordpress.org वो लोग लेते हैं जो लोग पैसे नहीं कमाना चाहते हैं वेबसाइट की हेल्प से, वेबसाइट से वो लोग पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, .org लेते हैं। तो .org में सारी चीज़ें फ्री रहती हैं, उसमें आपको लिमिटेड आपको पास में थीम्स वगैरह मिलती हैं। वहाँ पर से जा करके आपको बस केवल अलग से डोमेन नेम और होस्टिंग वगैरह परचेज करना रहता है और आप अपनी वेबसाइट को रन करवा सकते हो। तो इस तरीके से .org उन सभी संस्थाओं के लिए है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो नॉन प्रॉफिटेबल होती है, यानी कि उनका मेन उद्देश्य अनप्रॉफिट यानी कि पैसा कमाना नहीं होता है। जबकि .com वो सभी वेबसाइट्स के लिए है जो कि जिनका मेन काम पैसा कमाना होता है। देखो जैसे कि मान लो कि मुझे अपना एक अलग से चैनल, मुझे एक अपनी अलग से वेबसाइट वो बनाना है जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल कंटेंट को क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से पैसा कमाना है। तो ये क्या है कि मैं किसके साथ में जाऊँगा, मेरा काम क्या है कि पैसा कमाने का, मेरा उद्देश्य क्या है कि पैसा कमाने का। तो यहाँ पर क्या है कि .com के साथ में जाऊँगा। तो .com के साथ में जाऊँगा तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। .org में क्या है कि .org है वो फ्री है, बट .com क्या है उसके लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। पे करूँगा, पहले पैसे पे करूँगा, उसके बाद में डोमेन नेम होस्टिंग मुझे वहीं से मिलेगा। उसके बाद में हमारी सिक्योरिटी का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। सिक्योरिटी के बाद में हमारे पास में अलग अलग तरीके की थीम्स वगैरह होंगी और इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रन करवा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि .com और .org में डिफरेंस क्या होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका वेबसाइट किस तरीके से आप यूज़ करते हो। इसके बाद में यहाँ पर से देखते हैं तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बताया गया है कि अगर आपको वेबसाइट को बिल्ड करना है या फिर CMS क्या होता है दोस्तों, CMS को भी एक बार जान लो, समझ लो। CMS का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है CMS का मतलब। जैसे वर्डप्रेस क्या है, एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने कंटेंट को क्या करते हो, कंटेंट को लिखते हो। तो यहाँ पर चीज़ें क्या बताई गई हैं, जो भी आपके पास में वेबसाइट है, वेबसाइट के अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से आपको डोमेन नेम को परचेज़ करना रहता है। डोमेन नेम आपने परचेज़ कर लिया, अपनी वेबसाइट का आपने नेम परचेज़ किया, उसके बाद में आपने उसको क्या किया, होस्ट किया। होस्टिंगर्स वगैरह ये अलग अलग तरीके से होते हैं। तो होस्टिंग को भी आपको, वेब होस्टिंग को भी परचेज़ करना रहता है। डोमेन नेम खरीदो, वेब होस्टिंग खरीदो, उसके बाद में उन दोनों को खरीदने के बाद में उन दोनों को कनेक्ट करवाओ। उसके बाद में फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में आप क्या करते हो, डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हो। डैशबोर्ड का मतलब आप समझते हो ना कि जहाँ पर से आप देखते होगे कि अलग अलग आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन आपके पास में एक थीम आती है कि कौन सी थीम को आपको चूज़ करना है। उसके बाद में साइड बार विजेट्स का यूज़ करते हो, प्लगइन्स का यूज़ करते हो और उसके बाद में अपने कंटेंट को आप डिलीवर करते हो। तो इस तरीके से आप क्या है कि ये प्रोसेस है। अगर आपको जैसे भी कंटेंट को क्रिएट करना हो, अगर आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना हो तो आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, ये चीज़ यहाँ पर इसके स्टेप्स बताए गए हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लगइन्स का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि ऐसे टूल्स, ये एक तरीके से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो कि हमको दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास में PPT है, ये PPT है, मान लो कि पावर पॉइंट का एक मान लो है सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास में अलग अलग टूल्स हैं जिसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर से ब्लू कलर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको येलो भी कर सकता हूँ, है ना। इस तरीके से अलग अलग टूल्स की हेल्प से यहाँ पर से जो ग्रीन कलर है इन सभी चीज़ों को येलो कर दिया। मान लो कि इसको कहीं पर से हमको बोल्ड करना है, कहीं पर हमको ये जो बुलेट्स वगैरह का यूज़ करना है ना। और क्या है, उसके बाद में यहाँ पर से बुलेट्स वगैरह का यूज़ करो, है ना। कहीं पर मुझे अंडरलाइन खींचनी है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें के टूल्स वगैरह दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर से कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी, कोई भी फोटो वगैरह को इंसर्ट करना, तो यहाँ पर से इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या है, हमारे पास में टूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो टूल्स वगैरह देने का क्या मतलब हो कि इसी तरीके से जब भी हम वर्डप्रेस के साथ में जाते हैं तो हमको बहुत सारे अलग से प्लगइन्स मिलते हैं। तो प्लगइन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लगइन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अलग अलग तरीके के बोर्ड्स का, थीम्स का
का यूज़ करो, वहाँ पर अलग तरीके के बैकग्राउंड का यूज़ करो, कहीं पर हमको बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, उसको क्रिएट करो, है ना। या फिर हमको कुछ इस तरीके से भी मिलता है प्लगइन्स के अंदर, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, या जैसे कि मान लो कि सपोज़ दैट एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास में WPS ऑफिस है, तो इसमें अब मान लो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में मैं जाता हूँ। अब मुझे MS वर्ड के अंदर क्या हो गया, मान लो कि हमारे पास में ऑल टेम्पलेट्स, यहाँ पर ऑल टेम्पलेट्स में जाऊँगा तो ये तो अभी ब्लैंक है। मान लो कि हमको क्या करना है कि टेम्पलेट्स स्टोर यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर अभी तो नेटवर्क नहीं, इसको मैंने वाईफाई से नहीं कनेक्ट किया है, तो इसके अंदर अगर मैं जाता और जाकर के CV बिल्डर, CV या फिर रिज्यूम का कुछ डाल देता, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं कि CV का फॉर्मेट, या तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, या तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको CV को, हमको रिज्यूमे वगैरह को बनाना होता तो हम डायरेक्ट जाकर के MS वर्ड के ऊपर बनाते हैं जाकर के, है ना। और अगर नहीं बनाना होता तो डायरेक्ट हम फॉर्मेट को, उसके डायरेक्ट टेम्पलेट्स को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से प्लगइन्स हमारी हेल्प करता है कि डायरेक्ट प्लगइन्स हमारी हेल्प करता है कि फॉर्मेट्स को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट्स वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको फॉर्म है तो उसका आप डायरेक्ट क्या करोगे, टेम्पलेट को आपको डाउनलोड कर लोगे, है ना। अगर बनाने चलोगे तो बनाते ही रह जाओगे, क्योंकि अगर मान लो कि CV हमको अपना बनाना है तो चलो ठीक, हमने अपना बना लिया। अब मान लो 10 लोगों को बनाना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में, तो हम क्या करेंगे, सारा दिन CV बनाते रहेंगे, अलग अलग उसमें फॉर्मेट्स का डिज़ाइन, है ना। और अगर बना हमने टेम्पलेट्स ले लिए और उसमें केवल एडिट कर दिया, जो भी डिटेल्स वगैरह उसको एडिट कर दिया, तो उससे हमारा क्या हो गया, काम आसान हो गया। तो प्लगइन्स में क्या होता है कि प्लगइन्स में भी इसी तरीके से हमको बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स बस ऐड करते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। तो प्लगइन्स क्या है, एक तरीके से यही टूल्स वगैरह हो गए, कि यानी कि हमारे पास में टूल्स वगैरह हो गए, एक तरीके का ऐप हो गया, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम अपने कंटेंट को और भी अच्छा दिखाते हैं। तो ये हमारे पास में प्लगइन्स हो गए। इस तरीके से यहाँ पर देखो आपके पास में ऑप्शन दिया गया हो, इसको मैं जूम करता हूँ। देखो यहाँ पर से प्लगइन्स वगैरह का यूज़ करके दिखाया गया है कि देखो डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, इस तरीके से यहाँ पर से साइड बार में देखो आपका प्लगइन्स का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके अलग अलग फॉर्मेट्स को, टेम्पलेट्स को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। सो ये हो गया। अब इसके बाद में एक हमारा और भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग देखो 2 वर्ड होते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी टेल यू गाइज। ब्लॉग और व्लॉग 2 वर्ड होते हैं। एक आपका होता है V से स्टार्ट होता है व्लॉग, और एक आपका B से स्टार्ट होता है, दैट इज़ ब्लॉग, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग B वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्लॉग पढ़ रहे हैं, हाँ। और एक V वाला होता है। देखो जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं पर ट्रैवल पे जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम दिखाते नहीं कि बहुत सारे आप लोगों ने ब्लॉग चैनल्स को भी देखा होगा कि हाय गाइस कैसे हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, चाय पिया, है ना। तो इस तरीके से जो भी है, इस तरीके से जो भी आप कहीं किसी की जर्नी को देखते हो, कहीं किसी के ट्रैवल को देखते हो कि कहाँ पर लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हो, डेट इज़ कॉल्ड, अगर हम वीडियोस के फॉर्म में देखते हैं तो डेट इज़ व्लॉग। बट अगर हम उसी चीज़ को लिख करके बताते हैं, कंटेंट के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो डेट इज़ ब्लॉग्स, ठीक है। तो व्लॉग और ब्लॉग में ये डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग वही मतलब कि हम कंटेंट को क्रिएट करना। तो ब्लॉग कोई अलग से चीज़ नहीं है, वही है कि अगर आप एक बार वेबसाइट को आप बना लेते हो, तो वेबसाइट को बनाने के बाद में आप वहाँ पर से ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को, पोस्ट वगैरह को लिखते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉग, यानी कि ऑनलाइन जर्नल और इन्फॉर्मेशन रन बाय द एंड इंडिविजुअल, चाहे वो आप खुद लिखो या फिर आपके कोई ग्रुप लिखे या फिर आपका क्या करें पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कॉर्पोरेशन वगैरह मिल करके लिखें कोई भी आर्टिकल्स वगैरह किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर भी बताना चाहते हो। तो सभी लोग अगर मिल करके भी लिखते हैं, या फिर आप पर्सनली लिखते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो जिस भी फील्ड के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉग, कि अपना आप कंटेंट को क्रिएट करो, यानी कि जो भी आप लिखना चाहते हो। मान लो कि हमको बुक अच्छी लगती है, जो हमको कोई बुक्स वगैरह, पहले के समय में बहुत ही लोग बुक्स लिखते थे, तो बुक्स लिखते थे तो वो ऑफलाइन बुक्स लिखते थे, यानी कि पेन और कॉपी, यानी पेन होता था और कॉपी होती थी, कागज़ों में लिखते थे वो सारी चीज़ों को। बट जब से कंप्यूटर्स वगैरह आ गए, इंटरनेट आ गया, तो तब से लोग क्या करने लगे, ब्लॉग को लिखने लगे। ब्लॉग को लिखने का मतलब कि उसके अंदर लिखने लगे, टाइप करके लिखने लगे, जिससे कि सभी लोग और भी देख सकते हैं। आपकी बुक पब्लिश भी नहीं होगी, आपको बुक भी नहीं लिखनी पड़ेगी, और सभी लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, देखेंगे इंटरनेट की हेल्प से। तो यही क्या हो गया, ब्लॉग हो गया, यानी कि कंटेंट को लिखना।
इसके लिए आपके 5 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, एक टॉपिक चूज़ करना रहता है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे मुझे एचआर डिपार्टमेंट में मान लो इंटरेस्ट है, मुझे एचआर बनना है, तो मैं क्या करूँगा, एचआर का एक कोई टॉपिक लूँगा कि इस तरीके से क्या क्या एचआर की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वहाँ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। इस तरीके से मैंने एचआर का ऑपरेशन का एक टॉपिक को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद में क्या करूँगा, मैं उसकी हेडलाइंस को देखूँगा। हेडलाइंस में मैं कौन सी हेडलाइंस को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, जैसे यहाँ पर देखो क्या मेन हेडिंग है कि ब्लॉग क्रिएशन इंक्लूडिंग हेडिंग्स, लिंक एंड पोस्ट। ये क्या है, ये यहाँ पर जो भी बताई गई ये इसकी मेन हेडिंग है। देन इसके बाद में यहाँ पर देखो 5 इजी स्टेप्स टू राइट ब्लॉग पोस्ट, ये क्या है, इसके बाद में ये इसकी सब हेडिंग है। तो यानी कि उसके बाद में आप क्या करते हो, एक टॉपिक को चूज़ करते हो, उसकी हेडिंग को चूज़ करते हो, उसकी सब हेडिंग्स को चूज़ करते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, एक पोस्ट लिखना स्टार्ट करते हो। पोस्ट लिखने के बाद में आप क्या करते हो, इमेजेस वगैरह को लगाते हो जिससे कि और भी ज़्यादा इफेक्टिव दिखे, वो कलरफुल होना चाहिए आपका ब्लॉग, जिससे कि ऑडियंस इंटरेस्ट ले। इमेजेस का यूज़ करते हो, वीडियोज़ का यूज़ करते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि एडिट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर भी अगर आपको चेंज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको क्या करते हो, एडिट करते हो। तो इसी तरीके से ब्लॉग का क्रिएशन किया जाता है। ब्लॉग के प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से होते हैं, अगर मान लो आपको कहीं पर ब्लॉगिंग करनी है, लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो या तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जाओ, जिसको अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, wordpress.com है ना, wordpress.org के साथ जाओ, wordpress.com के साथ जाओ, जिससे मनो उसके साथ में आप जाओ। वर्डप्रेस के ऊपर आप जा सकते हो, या फिर आप blogger.com के ऊपर भी जा सकते हो। blogger.com भी क्या है, एक तरीके से आपके पास में प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो, या फिर टम्बलर, इस तरीके से आप जाकर के अपने ब्लॉग्स के ये प्लेटफॉर्म होते हैं। अब इसकी टाइप्स देख लिया जाए तो टाइप्स भी वही होते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ब्लॉग है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड आप चीज़ों को बताते हो, गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ों को बताते हो, घर से रिलेटेड घर की चीज़ों के बारे में बताते हो, कहीं हेल्थ की चीज़ों के बारे में बता रहे हो, पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बताते हो, पर्सनल ब्लॉग हो गया, है ना। अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स के टाइप्स होते हैं। आप उसको उसके फंक्शंस के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि पर्सनल ब्लॉग है, ये मेरा खुद का ब्लॉग है, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा, इसमें मैं अपने ट्रैवल के बारे में बताऊंगा, इसमें मैं अपने गार्डनिंग किस तरीके से करी जाती है, हेल्थी किस तरीके से रहा जाता है। जैसे अलग अलग चैनल होते हैं यूट्यूब के ऊपर, देखो तो कोई हेल्थ के बारे में बता रहा, कोई एजुकेशन के बारे में बता रहा, कोई स्पिरिचुअलिटी को फैला रहा है, बता रहा है। तो ये सब क्या है कि अलग अलग कंटेंट होता है। जिस भी कंटेंट के साथ में आप जाना चाहते हो उसको आप लिखो। देन 7 C's ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन। 7 C's ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है कि अगर आप मान लो कि आपको वेबसाइट है, आपने मान लो एक बार वेबसाइट अपनी क्रिएट कर ली, तो अब आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंटेंट को लिखने के दौरान में। आपकी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि आपको कॉन्टीन्यूटी, ऐसा मतलब कि नहीं कि आपने एक दिन पोस्ट किया 10 दिन बाद आप पोस्ट कर दो, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट रहो आप। उसके बाद में क्लियरिटी हो, आपकी जो भी पोस्ट वगैरह हो क्लियरिटी हो। कॉन्टीन्यूटी का मतलब वही कि यहाँ पर देखो सारी चीज़ों का बताया गया कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी ऑडियंस है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करे, वो आपकी क्या डिमांड करता है, यानी कि वो क्या चाहती है सुनने को, वो क्या चाहती है कि देखने को, वो पढ़ना क्या चाहती है। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है, यानी कि आपकी ऑडियंस को देखा जाता है कि आपकी ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है, उसी विषय में आप लिखते हो। क्लियरिटी होनी चाहिए उस चीज़ में, उस चीज़ के ऊपर। और कॉन्टीन्यूटी के अंदर वही होता है कि एक दिन पोस्ट करो 10 दिन बाद पोस्ट करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यू तरीके से आप उसको पोस्ट करो, भले ही रोज़ थोड़ा थोड़ा पोस्ट करो, बट पोस्ट होना चाहिए। देन कस्टमाइजेशन, कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर एडिट किया जा सकता है, यहाँ पर कहीं चेंज की रिक्वायरमेंट है, कहीं उसको अपडेट करना हो, तो आप उसको कस्टमाइज करो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एंड कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है यहाँ पर बताया गया है। कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट टू कि मतलब कि आपके जितने भी जो भी आपके पास में जितने भी ब्राउज़र्स वगैरह हैं, जो भी आपके पास में आप देखते हो कि वेब ब्राउज़र्स है, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स फ्रॉम मोजिला। तो इन सभी चीज़ों में आपकी जो भी वेबसाइट रन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रोम के ऊपर आपने उसको ओपन करो तो खुल नहीं रही है, ओपेरा मिनी के ऊपर जाकर के खोलना पड़ रहा है उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब कि सब तरीके के जितने भी
जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सभी तरीके के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जितने भी वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, सभी में आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो ये हो गया। एंड सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ एलिमिनेटर। सो एलिमिनेटर्स क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरीके का प्लगइन्स, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि प्लगइन्स क्या होता है। प्लगइन्स में भी वही होता है कि ये भी एक तरीके का प्लगइन का ही एक पार्ट है कि प्लगइन्स के अंदर हम लोग एलिमिनेटर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हेडर्स फुटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, वेब डिज़ाइंस का यूज़ करो, है ना, अलग अलग बुलेट्स नंबर्स का यूज़ करो, कहाँ बोल्ड करना है, जैसे अलग अलग कलर्स, जैसे मैंने यहाँ पर देखो ब्लू कलर करके रखा हुआ है, सी ग्रीन है, इधर क्या है हल्का सा पिंक कलर दिया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ऐसा नहीं लगे कि आपको बोल्डम फील हो। अगर सपोज दैट कि कोई कलर ही ना हो, एकदम ब्लैक एंड वाइट, ऐसा ही मैं बताता चला जा रहा हूँ, सभी फॉन्ट साइज़ एक ही सेम साइज़ के हो, मान लो कि हेडिंग बोल्ड ना हो, हेडिंग केवल ऐसे ही हो, है ना, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जो भी आपकी यानी कि ये क्या है कि क्रिएटिविटी आपकी देखी जाती है, कितना ज़्यादा आप क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपनी वेबसाइट को। तो ये होगा। तो इससे कुछ एक फीचर्स हैं कि अपनी पोस्ट वगैरह को अच्छे से क्रिएट करो और टेम्पलेट्स का यूज़ करो, अच्छे से उसके ऑप्शंस को यूज़ करो, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए। देन इसके बाद में अंडू रीडू का ऑप्शन देखो। देन इसके बाद में थीम भी अच्छी होनी चाहिए, आप थीम बिल्डर्स का वगैरह का यूज़ करना। दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेटर, एक तरीके का पार्ट होता है प्लगइन्स का, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, जो कि हमारा है SEO और ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने सब चीज़ों को देखा, डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से डिस्कस कर लिया। आई होप कि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, है ना। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करो, बताओ। जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि आगे की वीडियो और भी अच्छे हो सकें, है ना। और साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एटलीस्ट थैंक यू तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो, है ना, जिससे पता चलता है, एक फीडबैक मिलता है कि हाँ लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ में। Till then, thank you for each and every one of you guys. Thank you once again.